बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। चलो, इस बहाने तुम्हें उठने का मौका तो मिल जाता है। सलाम दुआ के बाद इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, और आपको बैठने का। ब्लैक जीरो ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया तो इमरान इसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि आजकल दानिश मंजिल की बैटरी फुल चार्ज चल रही है, इमरान ने कहा। बैटरी तो इस वक्त चार्ज होती है इमरान साहब, जब चार्जर से मुंसलिक हो। ब्लैक जीरो ने एक बार फिर खूबसूरत जवाब दे दिया तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त हैरत के तासुरात उभर आए। बहुत खूब, लगता है आज तबीयत जोरों पर है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहद शुक्रिया, मैं आपके लिए कॉफ़ी के लेकर आता हूँ, ब्लैक जीरो ने भी मुस्कुराते हुए कहा और उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान की तारीफ ने इसके चेहरे पर गुलाब के फूल बिखेर दिए थे, क्योंकि इमरान की तारीफ वाकई इन सब के लिए ही बैनुल अक़वामी अवार्ड से कम ना होती थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फिर फ़ोन पीस को अपनी तरफ करके इसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। होमर पर्ल कॉरपोरेशन। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा एकरीमी था। आपके यहाँ पर्ल एक्सपर्ट मिस्टर थॉमसन होंगे, इनसे बात करा दीजिए, मैं पाकेशिया से प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। प्रिंस ऑफ ढम्प? क्या मतलब जनाब? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। अगर मैंने आपको ढम्प का मतलब समझा दिया तो आप ये नौकरी छोड़कर ढम्प की मलका बनने की कोशिश करेंगी, और ढम्प की मलका की ज्योति का वजन कई किलो में होता है, और जब ये जूती सर पर पड़ती है तो मलका बनने की ख्वाहिश का सारा रोमांस ही चौपट हो जाता है। इमरान की जबान अचानक पूरी रफ्तार से रवां हो गई थी। बात कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से इसकी बात काटते हुए कहा गया। लड़की ने शायद घबरा कर लाइन मिलाने में ही आफियत समझी थी। हेलो, थॉमसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। लहजे से अंदाजा होता था कि बोलने वाला उधेड़ उम्र आदमी है। पाकेशिया से प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ढम्प? क्या मतलब? ये कौन सा इलाका है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। काफिरिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के दरमियान एक पहाड़ी रियासत है जनाब, और इसे अक़वाम मुत्तहिदा ने अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम किया हुआ है। अलबत्ता किंग ऑफ डम्प को चूंकि काफिरिस्तान की निस्बत पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से कर रखा है। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई थी, लेकिन इसका लहजा संजीदा था। जबकि इस दौरान ब्लैक जीरो कॉफी की 2 प्यालियां उठाए किचन से वापस आ गया था। इसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी उठाकर वो मेज की दूसरी सिमत में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। जी बेहतर, फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? इस बार दूसरी तरफ से कहा गया। रियासत ढम्प में मोती को शाही निशान का दर्जा हासिल है जनाब, इसलिए किंग ऑफ ढम्प पूरी दुनिया से बेशकीमत सच्चे मोती खरीदते रहते हैं, और इनकी खरीदारी का ये सारा काम मेरे जरिए होता है। लेकिन असल मसला ये है कि ना ही किंग को सच्चे मोतियों की पहचान है और ना ही मुझ प्रिंस को। और किंग को इत्तला मिली है कि अब लेबॉर्ट्री मेड मोती भी मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं, और फार्मिंग शुदा मोती भी, जबकि किंग कुदरती मोती खरीदना चाहते हैं, इमरान ने कहा। लेबॉर्ट्री मेड मोती और कुदरती मोतियों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जनाब। अलबत्ता फार्मिंग शुदा मोती तो कुदरती होते हैं और ज़्यादा बेशकीमत होते हैं। बहरहाल, अगर आप इस सिलसिले में हमारी कॉरपोरेशन को खिदमत का मौका दें तो हम आपको बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। इसलिए तो मैंने आपसे रब्ता कायम किया है, क्योंकि एक कंपनी के आदमी ने किंग से रब्ता कायम किया है। इस कंपनी का नाम पर्ल पायरेट बताया गया है। इसे बहुत कम कीमत पर कुदरती मोती फरोख्त करने की ऑफ़र दी है। मुझे मेरे एक करीमी दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि आप मोतियों की चेकिंग के स्पेशलिस्ट हैं और इस बारे में बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। आपने पर्ल पायरेट नामी कंपनी को तो जानते ही होंगे। वैसे किंग ने फैसला किया है कि आपकी खिदमत मुस्तकिल तौर पर रियासत ढम्प के लिए हायर कर ली जाए, और इसका मुआवजा आपको माहाना इतना मिल सकता है कि फिर आपको मुलाजमत की ज़रूरत भी ना रहेगी। मेरा मतलब है 10 लाख डॉलर माहाना बमा मुशावरत फीस, इमरान ने कहा। ओह ओह, इस कदर मुआवजा, और वो भी मुशावरत का? ठीक है, मैं तैयार हूँ। और ये भी बता दूं कि पर्ल पायरेट कोई कंपनी नहीं है, बल्कि मोतियों के डाकुओं की तंजीम है। ये दूसरों की फार्मिंग लूट लेती है। आप इनसे हरगिज राब्ता ना रखें, वरना बैनुल अक़वामी तौर पर आपके खिलाफ काम हो सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, आपने अच्छा किया कि बता दिया। क्या आपको मालूम है कि इसका चीफ कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। सॉरी, मैं इनके बारे में ज़ाती तौर पर कुछ नहीं जानता। मैंने तो इस बारे में सिर्फ सुना हुआ है, दूसरी तरफ से कहा गया।
ओके, बहरहाल मैं जल्द क्रीमिया आ रहा हूँ। फिर आपसे भी मुलाकात होगी और आपसे मामलात भी तय कर लिए जाएंगे। बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये मोतियों का क्या सिलसिला है इमरान साहब? क्या कोई नया केस आया है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि सर सुल्तान ने मुझे इमरजेंसी में कॉल किया था? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो इमरान ने उसे आजम खान से होने वाली मुलाकात, इनकी बताई हुई तफसील और फाइल के साथ साथ टैगर और उजी के फ्लैट पर आने तक के वो सारे वाकयात बता दिए और इसके साथ ही उसने जेब से वो बैज निकाला और ब्लैक जीरो के सामने रख दिया। हैरत अंगेज, पर्ल फार्मिंग के बारे में सुना हुआ तो मैंने था, लेकिन ये मेरे तस्वुर में भी ना था कि कोई हुकूमत भी पर्ल फार्मिंग कर सकती है। और फिर पाकिस्तान हुकूमत ने ये सब कुछ किया, लेकिन हमें इसके बारे में कोई इत्तला ही नहीं दी। ब्लैक जीरो ने बैच उठाकर उसे देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। पर्ल फार्मिंग कोई जुर्म नहीं है और फिर हुकूमत अपने मुल्क के मफाद के लिए जो कानूनी रास्ता चाहे इख्तियार कर सकती है। और वाकई अगर पर्ल फार्मिंग वसी बुनियादों पर की जाए तो मुल्क की दौलत में खतीर इजाफा किया जा सकता है, जिससे मुल्क के अवाम को ज़ाहिर है फ़ायदा ही होगा। और रही यह बात कि हमें नहीं बताया गया, तो ये ऐसी बात ही नहीं थी कि हमें बाकायदा इत्तला दी जाती। इमरान ने जवाब दिया। अगर बताया जाता इमरान साहब तो हम वहाँ हिफाजती इंतजाम कर सकते थे। इस तरह ये नुकसान तो ना होता जो अब हुआ है। ब्लैक जीरो ने कहा। यही तो असल मसला है कि पर्ल फार्मिंग खुले समुद्र में और इंतहाई गहराई में होती है और वहाँ सख्ती से कुदरती माहौल कायम रखना होता है। और अगर वहाँ किसी किस्म का कोई साइंसी आला लगा दिया जाए तो इससे कुदरती माहौल में फ़र्क पड़ जाएगा और फार्मिंग कामयाब नहीं होती। अलबत्ता ये हो सकता है कि एक जहाज़ या स्टीमर को इस जगह के करीब मुस्तकिल बुनियादों पर रखा जाता, लेकिन जाहिर है तवील अरसे के लिए ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। और चूंकि सिवाय ख़ास लोगों के किसी को इस बारे में इल्म नहीं होता कि फार्मिंग कहाँ हो रही है, इसलिए चोरी का भी खतरा नहीं होता। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। लेकिन इसके बावजूद चोरी हो गई। ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इस लड़के बशारत की हिमाकत की वजह से हुआ है। इस अहमक ने शायद अपने तौर पर अलहदा फार्मिंग कर रखी होगी या फिर वो हुकूमत फार्मिंग से मोती चुरा लेता होगा। इससे वो मोती अपनी मंगेतर और एक बदमाश के जरिए फरोख्त किए। इस तरह इन मोतियों के बारे में इत्तलात मोतियों के डाकुओं तक पहुंच गईं और इसके नतीजे में ये लड़का, इसकी मंगेतर और इस लड़की का बाप सब हलाक हो गए। इमरान ने जवाब दिया। तो अब आप इस पर्ल पायरेट नामी तंजीम के खिलाफ काम करेंगे? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मुझे ये मंसूबा पसंद आया है, इसलिए हुकूमत को इस मंसूबे को वसी पैमाने पर इख्तियार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ चौंके चोरों और डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, इसलिए इन तंजीमों के खिलाफ भी काम होना चाहिए। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन न जाने ऐसी कितनी तंजीमें होंगी, आप किन किन के खिलाफ लड़ेंगे? ब्लैक जीरो ने कहा। सबसे बड़ी तंजीम फिलहाल यही पर्ल पायरेट है और चूंकि पाकिस्तान में वारदात कर चुकी है, इसलिए इसका खात्मा ज़रूरी है। इसके बाद अगर कोई और तंजीम सामने आई तो इसे भी देख लिया जाएगा। इमरान ने कहा। ये भी हुस्न इत्तफाक है कि ये लड़की टाइगर से टकराई और फिर रोजी रोस्कल्स भी इत्तफाक से वहां पहुंच गई। इस तरह ये बैच सामने आया, वरना ये बात कंफर्म हो गई कि ये वारदात पर्ल पायरेट की है, वरना तो हमें ये मालूम ही ना हो सकता था। ब्लैक जीरो ने कहा। जिसे हम इत्तेफाक कह रहे हैं, ये भी कुदरत की मनसूबाबंदी का एक हिस्सा होता है। वैसे तो आजम खान ने भी इस तंजीम की निशानदेही की थी, लेकिन रोजी रोस्कल के ये बैच ले आने से ये मामला कंफर्म हो गया है। इमरान ने जवाब दिया। आपने रोजी रोस्कल से ये बैच कैसे हासिल किया? वो तो इंतहाई अक्खड़ औरत है। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। मैंने उसे दौलत कमाने का एक ऐसा तरीका बता दिया है कि वो बैच को ही भूल गई और अब इस तरीके को तलाश करती फिर रही होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन सा तरीका? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा तो इमरान ने उसे कुड़क मुर्गी की तरह कुड़क सीप के बारे में बता दिया। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाकई इंतहाई दिलचस्प बात है, लेकिन आपने इस पर जुल्म किया है। वो वाकई पागलों की तरह हम कुड़क सीप तलाश करती फिर रहेगी। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। मैंने दानिस्ता से ये बात बताई है, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो एक बार फिर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। दानिस्ता? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बैज बैन अवी तंजीम का है। इसकी गुमशदगी का यकीनन नोटिस ले लिया जाएगा और फिर उन्हें लामहला ये इत्तला मिल जाएगी कि ये बैज रोजी रॉस्कल के पास पहुंच चुका है। वो रोजी रॉस्कल को तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर है जब तक रोजी रॉस्कल सामने ना जाएगी वो लोग भी सामने नहीं आएंगे। इसलिए मैंने रोजी रॉस्कल को ये टिप दी है ताकि वो माहिगीरों से जाकर मिले, इनसे राब्ता करेगी तो इन लोगों को भी सामने आ जाएगी और फिर इसके जरिए इस तंजीम तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस तरह इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ब्लैक जीरो ने कहा। वो रॉस्कल है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आती और तुम्हें भी ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइगर से कम पर इक्तफा नहीं करती। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा।
लेकिन इमरान साहब, आप इस तंजीम के खिलाफ काम कैसे करेंगे? क्या इसके हेडक्वार्टर को तबाह किया जाएगा? क्योंकि मोती तो लामहला उन्होंने मार्केट में फरोख्त कर दिए होंगे, और हेडक्वार्टर तबाह करने का ये मतलब तो नहीं कि आइंदा वो नया हेडक्वार्टर कायम ना कर सकेंगे। ब्लैक जीरो ने कहा, इनके हेडक्वार्टर के साथ साथ इनके बड़ों का भी खात्मा करना होगा। इस तरह इनकी बैनुल अक़वामी हैसियत खत्म हो जाएगी। बहरहाल, इनका आगाज एक्रीमिया से ही करना होगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने अस्पात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया का लहजा यकलख्त मौदबाना हो गया। सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और सालेहा को इत्तला दे दो कि एक केस के सिलसिले में उन्हें इमरान की सरबराही में एक्रीमिया जाना है। इमरान तुम्हें इस बारे में ब्रीफ कर देगा, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि जूलिया को ये बात कर दी, इमरान ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ, तो उसके उठते ही ब्लैक जीरो भी एहतरामन उठ खड़ा हुआ। हमारे हक में दुआ करना ताकि हमारे मोती मुकाबले में मारे ना जाएं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। आपके मोती? क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरान होकर कहा। जो जूलिया और सालेहा दोनों सीक्रेट सर्विस के अनमोल मोती ही तो हैं, बाकी सब तो पत्थर हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो आप भी पत्थर बनते हैं। ब्लैक जीरो भी हंसते हुए बोला। पारस पत्थर कहो, इमरान ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया और ब्लैक जीरो बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। टाइगर अपनी कार में सवार नवाही इलाके में वाक़ई एक क्लब की तरफ जा रहा था कि इसने एक चौक से मुड़कर बाएं तरफ होती हुई कार में बैठी रोजी रोस्कल को देखा, तो वो बेख्तियार चौंक कर पड़ा। बज़ाहिर तो चौंकने वाली कोई बात ना थी, क्योंकि कार जिस तरफ से आती थी उधर साहिल समुंदर था। लेकिन वो चौंका इस बात पर था कि बजाय शहर जाने के रास्ते से शहर जाने की एक कार इस सड़क पर मुड़ गई थी, जो इंतहाई वीरान इलाके से गुजरने के साथ साथ शहर जाने की बजाय एक नवाही कस्बे की तरफ जाकर आगे जाती थी। रोजी रोस्कल साइड पर बैठी थी, जबकि कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान को वो जानता था। ये ब्लैटिक था, ज़ेरे ज़मीन दुनिया का जवारी और पेशावर गुंडा। गो इसके साथ रोजी रोस्कल की मौजूदगी आम हालात में कोई मायना खेज ना थी, लेकिन इन दोनों के शहर जाने की बजाय इस वीरान इलाके की तरफ जाने की वजह से ही वो चौंका था। लेकिन इसे चौंकने के अलावा और कुछ ना किया, क्योंकि उसे रोजी रोस्कल और ब्लैटिक दोनों से ही कोई दिलचस्पी ना थी। वो इमरान के फ्लैट पर रोजी रोस्कल को इसलिए ले गया था ताकि इमरान साहब को ये बैच भी देख लें, और अगर ज़रूरी समझे तो रोजी रोस्कल से मालूमात भी हासिल कर लें, और फिर इमरान के मखसूस इशारे पर वो रोजी रोस्कल को फ्लैट पर छोड़कर चला जाए। टाइगर वहां से आ गया था। वो समझ गया था कि इमरान इसकी अदम मौजूदगी में रोजी रोस्कल से बातचीत करना चाहता था। इस इस वक्त वो अपने एक दोस्त से मिलने इसके क्लब जा रहा था। लेकिन क्लब पहुंचकर जब इसे मालूम हुआ कि इसका दोस्त मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो इसे अपने आप पर गुस्सा आया कि इसने इतनी दूर आने से पहले उसे फ़ोन करके इसके बारे में मालूम क्यों ना किया। बहरहाल, अब तो जो भी है, इसे वापस जाना था, इसलिए इसने कार मोड़ी और वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन फिर एक चौक पर वो एक बार फिर चौंक कर मुड़ा। इसने ब्लैटी की कार को एक साइड रोड पर मुड़कर जाते हुए देखा। इसके चौंकने की वजह ये थी कि अब इसमें रोजी रोस्कल मौजूद ना थी। जिस तरफ से ये कार आई थी, ये वही तरफ थी जहाँ ये इलाका था जहाँ पहले कार इसने जाते हुए देखी थी। इसका मतलब था कि रोजी रोस्कल के साथ इसने इस ब्लैटिक ने कोई वारदात की है, और इसी बात को मालूम करने के लिए टाइगर ने अपनी कार भी इसी साइड रोड की तरफ मोड़ दी, और फिर काफी फासला तय करने के बाद उसकी कार एक वीरान से ज़रूरी फार्म के सामने पहुंच गई। साइड रोड इस फार्म पर जाकर खत्म हुई थी। फार्म का फाटक टूटा हुआ था और सामने ही फार्म के शिकस्ता बरामदे में इसे ब्लेटिक की कार साफ खड़ी नजर आ रही थी। टाइगर ने कार साइड पर करके आगे बढ़ा दी, और फिर इससे कार को फार्म के अकबी तरफ ले जाकर रोका और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। फार्म की साइड से घूमकर वो सामने के रुख पर आया, तो फिर टूटे हुए फाटक से गुजरकर वो आगे बढ़ा तो बेख्तियार उछलकर साइड पे हो गया, क्योंकि इसे बरामदे के दाएं साइड पर किसी की हरकत का एहसास हुआ था। और फिर से ब्लेटिक को बरामदे से निकलकर कार की तरफ बढ़ते हुए देखा। टाइगर चूंकि एक साइड सतून की ओट में था, शायद इसलिए ब्लेटिक को इसकी वहां मौजूदगी का तस्वुर तक ना था, इसलिए बगैर किसी शक व शुबे के काम कर रहा था। इसने कार का दरवाजा खोला, फिर साइड सीट ऊपर उठाकर वो कुछ देर तक झुका रहा, और जब वो सीधा हुआ तो टाइगर ये देखकर चौंक पड़ा कि ब्लेटिक के हाथ में एक चमड़े का कोड़ा मौजूद था। इसने कार का दरवाजा बंद किया और फिर वापस बरामदे की तरफ मुड़ गया। इस कोड़े को देखकर टाइगर की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। ब्लेटिक के बरामदे में गायब हो जाने के बाद टाइगर बढ़ा और फिर उसे बरामदे में से एक राहदारी में जाते हुए देखा। वहां जाने के उसे ताज़ा निशान नजर आ गए थे। टाइगर समझ गया कि ब्लेटिक इसी राहदारी पर सफर करते हुए आगे बढ़ा है, और फिर राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और नीचे रोशनी थी। टाइगर ने झांका तो सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाजा था जो खुला हुआ था, और अंदर रोशनी के साथ साथ ब्लेटिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो किसी से बातें कर रहा था।
टाइगर एहतियात से सीढ़ियां उतरता चला गया और इसके साथ ही इसके कानों में रोजी रोस्कल की आवाज पड़ी। तो वो हैरत से इस तरह उछल पड़ा कि इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, वरना वो लामहला सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरता। दरवाजे का एक पट बंद था, जबकि दूसरा खुला हुआ था, और दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान भी था। टाइगर इस बंद दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। इसने एड़ियां उठाईं और इस रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इस तरह इसे अंदर से की तरफ से कुछ नजर ना आ सकता था। इसने दोनों हाथ रोशनदान की साइडों पर रखे और इसके साथ ही बाजुओं के बल पर इसके ऊपर की तरफ उठता चला गया। रोशनदान काफी अंदर लगा हुआ था और बाहर से एक बहुत बड़ा खांचा बन गया था, क्योंकि कदीम दौर की इमारत होने की वजह से इसकी दीवारें काफी चौड़ी थीं। टाइगर ने इस खांचे को अपने लिए ज्यादा महफूज समझा, तो इसने अपने जिस्म को अंदर मोड़कर इसी में एडजस्ट कर लिया कि अब सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाले को तो वो नजर आ सकता था, लेकिन दरवाजे से निकलकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने वाले को वो नजर ना आ सकता था, जबकि वो अब आसानी से और इत्मीनान से अंदर की तरफ देख सकता था। अंदर रोशनी हो रही थी और टाइगर ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि कमरे में एक कुर्सी पर रोजी रोस्कल रस्सी से बंधी बैठी थी और इसके सामने ब्लेटिक हाथ में कूड़ा उठाए खड़ा था। रोजी रोस्कल होश में थी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, और टाइगर ये सब बातें सुनकर एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि ब्लेटिक रोजी रोस्कल से इस बहस के बारे में पूछ रहा था जो पर्ल पायरेट का था। टाइगर खामोशी से खांचे में दुबका हुआ इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनता रहा। रोजी ऑस्कर जिस अंदाज में जवाब दे रही थी, इसने टाइगर को काफी मुतासिर किया था। थोड़ी देर बाद वो बेख्तियार चौंक पड़ा जब ब्लेटिक ने अचानक बनती हुई रोजी को कोड़ा मार दिया और कमरा रोजी की चीख से गूंज उठा। टाइगर ने अपने आप को इस खांचे से बाहर निकालने की जिद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ इस तरह फंस गया था कि अब इसके लिए निकलना बेहद मुश्किल हो रहा था। इधर ब्लेटिक मुसलसल रोजी पर कोड़े बरसा रहा था और रोजी की चीखों से ना सिर्फ ये कि कमरा बल्कि पूरा ज़रई फार्म गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद बहरहाल वो नीचे उतरने में कामयाब हो गया और फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि इसे ब्लेटिक की चीख सुनी, तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसे साइड से अंदर झांका तो इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। अब रोजी हाथ में कोड़ा लिए खड़ी थी और ब्लेटिक जमीन पर गिरा हुआ था और रोजी इंतहाई वहशियाना अंदाज में इस पर कोड़े बरसा रही थी। रोजी के दरवाजे की तरफ पुश थी, लेकिन वो जख्मी हालत में थी और इसके जख्मों से खून भी रस रहा था। ब्लेटिक अब बेहस और हरकत हो चुका था, लेकिन रोजी किसी रोबोट की तरह मुसलसल उस पर कोड़े बरसा रही थी। टाइगर तेजी से आगे बढ़ा और इसने छपक झपट कर रोजी का बाजू पकड़ा और उसे झटका दिया, तो कोड़ा उसके हाथ से निकल गया। लेकिन इसके साथ ही रोजी जैसे ही मुड़ी, वो लहराती हुई नीचे जा गिरी और साकित हो गई। टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वो समझ गया था कि रोजी से गुस्से और वहशत के आलम में कूड़े बरसा रही थी, वरना इसकी अपनी हालत भी खराब हो चुकी थी। एक तरफ कुर्सी उल्टी हुई पड़ी थी। टाइगर तेजी से वापस मुड़ा और भागता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। उसे इस तहखाने की हालत देखकर मालूम हो गया था कि यह तहखाना साफ सुथरा है और इसमें बाकायदा 3 कुर्सियां भी पड़ी थीं। इसका मतलब था कि ब्लैटिक इस पुराने ज़रूरी फार्म को बाकायदा इस्तेमाल करता रहता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। और फिर एक कमरे से उसे मेडिकल बॉक्स भी मिल गया। इसने इसे उठाया और वापस इसी तहखाने में पहुंच गया। मेडिकल बॉक्स में पानी की बोतलें भी मौजूद थीं और ज़रूरी अद्वियात भी। टाइगर ने सबसे पहले ब्लेटिक के जख्मों को साफ करके इन पर बैंडेज की, क्योंकि वो इसे हर सूरत में जिंदा रखना चाहता था, ताकि इसे पूछ सके कि वो इस बैच को क्यों तलाश कर रहा है। और वैसे भी वो रोजी रॉस्कल से ज़्यादा जख्मी था। अगर टाइगर पहले रोजी की मरहम पट्टी में मसरूफ हो जाता तो हो सकता था कि इस दौरान ब्लेटिक हलाक हो जाता, इसलिए इसने ब्लेटिक की तरफ पहले तवज्जो दी। इसकी तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद टाइगर ने रोजी के जख्म साफ किए और इन पर मरहम पट्टी लगाई, और फिर बैंडेज करके इसने इसे ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। फिर इसने मेडिकल बॉक्स में से पानी की भरी हुई 3 बोतलें निकालकर बाहर रख दी, क्योंकि इसे मालूम था कि इन दोनों ने होश में आते ही पानी तलब करना है और अगर इन्हें फौरी तौर पर पानी ना मिला तो इनकी हालत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। रोजी रॉस्कल की तरफ उसे से इत्मीनान हो जाने के बाद टाइगर ने ब्लेटिक को उठाया और एक कुर्सी पर डाल दिया। इसके बाद इसने फर्श पर पड़ी हुई रस्सी उठाई, ब्लेटिक को इस रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांध दिया। फिर वो तेजी से मुड़ा और वापस सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। वो अब ब्लेटिक की तलाशी लेना चाहता था, ताकि मालूम किया जा सके कि ब्लेटिक का ताल्लुक किस ग्रुप से है। लेकिन कार में सिवाय इसके साइड सीट के नीचे बॉक्स में असलहा और दूसरा सामान मौजूद था और कोई चीज ना थी। टाइगर ने कार का दरवाजा बंद किया और वापस सीढ़ियां उतरकर जब वो नीचे पहुंचा, तो इसे रोजी ऑस्कर के जिस्म में हरकत पैदा होने के तासुरात देखे। टाइगर एक तरफ कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। चंद लम्हों बाद रोजी ऑस्कर ने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर वो बेख्तियार कराहती हुई सिमट कर उठ बैठी। इसके साथ ही इसकी नजरें जब सामने कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे हुए टाइगर पर पड़ी, तो वो बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। तुम तुम और यहाँ क्या मतलब? और ये बैंडेज तुमने की है? और वो ब्लेटिक
रोजी रॉस्कल ने चौंक कर कहा, और इसके साथ ही वो मुड़ी तो इसकी नजरें ब्लैटिक पर पड़ी जो कुर्सी से रस्सी से बंधा हुआ था। ओह, ये अभी जिंदा है? ये कैसे जिंदा रह सकता है? और तुमने इसकी बैंडेज की है? इसकी? तुम्हारी ये जुर्रत! इसको तो गोली मार देनी चाहिए थी तुम्हें। रोजी रॉस्कल ने यकदम कुसीले लहजे में कहा और यूं इधर उधर देखा जैसे वो कूड़ा तलाश कर रही हो। तुम इसके साथ कार में घूमती फिर रही थी, क्यों? टैगर ने सर लहजे में कहा तो रोजी रॉस्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। तुम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? और यहाँ तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ओह ओह, तुम खुद तो कुर्सी पर बैठे हो और मुझे तुमने फर्श पर ही पड़ा रहने दिया। क्यों? बोलो क्यों? रोजी ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आया हो। मैं किसी औरत को हाथ लगाने का कायल नहीं हूँ। अब तुम होश में आ चुकी हो, इसलिए तुम खुद कुर्सी पर बैठ सकती हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टाइगर ने कहा तो रोजी रॉस्कल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। यकलख्त इस तरह खिल उठा जैसे टाइगर ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो इसे बेहद पसंद आई हो। तुम और तुम्हारे उस्ताद का किरदार वाकई हैरत अंगेज है। तुम दोनों इस दुनिया के आदमी ही नहीं लगते। रोजी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। हम दोनों इसी दुनिया के आदमी हैं, लेकिन हमारे अंदर शर्म और हया मौजूद है। टाइगर ने जवाब दिया। क्या? क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरे अंदर हया और शर्म नहीं है? क्यों? बोलो, यही मतलब है ना तुम्हारा? रोजी को एक बार फिर गुस्सा आने लगा था। मैंने तो अपनी बात की है। बहरहाल, तुम बताओ कि तुम इस बुलेटिन की कार में कैसे पहुंच गई, और ये तुम्हें किस लिए वीरान इलाके में ले आया था? टाइगर ने कहा तो बेख्तियार रोजी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। तुम्हारा ये सवाल बता रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, वरना तुम्हें क्या जरूरत थी ये बात करने की? शुक्रिया शुक्रिया, रोजी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। पसंद नापसंद का सवाल अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं इस किस्म के चक्रों में नहीं पड़ा करता। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं साहिल समुद्र पर सीव्यू होटल से निकलकर शहर आने के लिए टैक्सी तलाश कर रही थी कि उसने कार रोकी और मुझे शहर जाने की लिफ्ट दे दी। फिर ये कार वीरान इलाके में ले गया। मेरे पूछने पर इसने कहा कि ये इसे ये जगह पसंद है। फिर अचानक इसका हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और फिर मुझे यहाँ होश आया। लेकिन तुम कैसे यहाँ आ गए? रोजी ने कहा तो टाइगर ने उसे तफसील बता दी। इसका मतलब है कि तुम मेरी हिफाजत के लिए आए थे। मुझे हिफाजत की तो जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए बहुत है। रोजी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें तो मैं बॉस के फ्लैट में छोड़ आया था, फिर तुम साहिल समुद्र पर कैसे पहुंच गई? टाइगर ने मौजू बदलने के लिए कहा। अरे ओह ओह, वो तुम्हारा उस्ताद। इससे तुम्हें जाकर अभी पूछना है कि इसने मुझे क्या समझकर बेवकूफ बनाया है। मैं इसका वो हश्र करूंगी कि दुनिया देखेगी। रोजी ने एक बार फिर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मतलब? तुम्हें बेवकूफ बनाया है? क्या मतलब? टाइगर ने हैरान होकर कहा तो रोजी रॉस्कल ने उसे कुड़क मुर्गी की तरह कुड़क सीप के बारे में तसाई तफसील बता दी। तो टाइगर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो इसलिए कि वो तुम्हारा उस्ताद है, लेकिन देखना इसका हश्र। रोजी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने यकीनन इस कुड़क सीप की तलाश में माहीगीरों से बात की होगी। क्या बताया है इन्होंने? टाइगर ने कहा तो रोजी ने माहीगीरों के जजीरे पर जाकर सरदार फीकू से होने वाली बातचीत और फिर सीव्यू होटल में ओल्ड रावश से होने वाली बातचीत उसे बता दी। इसके बावजूद तुम्हें समझ नहीं आई कि बॉस ने तुम्हें क्यों कुड़क सीप की तलाश के लिए कहा था? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? रोजी ने चौंक कर कहा। बॉस का मकसद यही था कि तुम इस सिलसिले में जब भागदौड़ करोगी तो लामहला इस तंजीम की नजरों में आ जाओगी जिसका बैच तुमने हासिल किया था। इस तरह इस तंजीम के आदमी सामने आ जाएंगे और तुमने देख लिया कि बॉस की तरकीब कामयाब रही और ये ब्लैटिक सामने आ गया है। टाइगर ने कहा। ओह ओह, ये बात थी। लेकिन ये बात तुम्हारा उस्ताद मुझे वैसे भी कह सकता था। रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे कह देता तो तुम कहाँ काम करने वाली थी। बहरहाल, अब देखो ब्लैटिक को होश आ रहे हैं। अब मैं इसे पूछगछ करूंगा। टाइगर ने कहा तो रोजी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ब्लैटिक को वाकई होश आ रहा था। पूछना क्या है, इसे गोली मार देनी चाहिए। इससे मुझ पर कोड़े बरसाए हैं। तुम्हारे पास पिस्टल तो होगा, मुझे दो। रोजी ने कहा। नहीं, इससे इसकी पार्टी के बारे में मालूम करना है और फिर इस पार्टी से मालूमात हासिल करनी होगी। टाइगर ने कहा। क्यों, क्या करोगे पूछकर? रोजी ने हैरान होकर कहा। ताकि कुड़क सीप तलाश की जा सके। टाइगर ने कहा तो रोजी पहले चौंकी और फिर बेख्तियार हंस पड़ी। तो अब तुम भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? रोजी ने कहा। नहीं रोजी, कुड़कसीब से बॉस का मतलब था कि इस तंजीम को तलाश किया जाए जिसने मोती लूटे हैं। इस तरह इससे मोती हासिल किए जा सकते हैं और जाहिर है इन मोतियों की मालियत अरबों खरबों में होगी। इस तरह ये वाकई कुड़कसीब ही साबित होगी। टाइगर ने कहा तो रोजी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह ओह, तो ये बात है। इसका मतलब है कि तुम्हारा उस्ताद बेहद अक्लमंद है। मुझे तो इस बात का ख्याल ही ना आया था। रोजी ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसीलिए मैं ब्लेटिक ने कराहते हुए आंखें खोल दी। तो टाइगर उठा और इसने कुर्सी उठाकर इसके सामने रखी और फिर कोट की ऊपर वाली जेब से इसने एक तेज खंजर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। तुम मुझे लाजमन पहचानते होगे ब्लेटिक। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम टाइगर है। टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों बांध के रखा है?
ब्लैटिक ने संभलते हुए लहजे में कहा। इतनी जल्दी संभल जाने से ही जाहिर होता था कि वो इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है। अगर मैं यहाँ आकर रोजी का हाथ ना पकड़ता तो अब तक तुम दूसरे आलम को सुधार चुके होते। वैसे तुमने इंतहाई घटियापन का मुजाहिरा किया है कि एक औरत को बांध कर उस पर कोड़े बरसाए हैं। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इस बात को छोड़ो, अपनी बात करो, तुम क्या चाहते हो? ब्लेटिक ने मुंह बनाते हुए कहा। इस पार्टी के बारे में बताओ जिसने तुम्हें ये काम सौंपा है। टाइगर ने कहा तो ब्लेटिक बेख्तियार हंस पड़ा। तुम खुद इस दुनिया से ताल्लुक रखते हो टाइगर, इसलिए तुम क्यों ऐसी अहमकाना बातें कर रहे हो? जाहिर है तुम मेरा रेशा रेशा अलहदा कर दो, तब भी मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा। ब्लेटिक ने कहा। ओके, तुम्हारी मर्जी। टाइगर ने कहा और इसके साथ ही इसका वो हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया जिसमें खंजर था, और दूसरे लम्हे कमरा ब्लेटिक की चीख से गूंज उठा। इसकी नाक का एक हिस्सा आधे से ज्यादा कट गया था। ये क्या कर रहे हो? रोजी ने हैरान होकर पूछा। लेकिन इसी लम्हे टाइगर का बाजू एक बार फिर घूमा और कमरा एक बार फिर ब्लेटी के हलक से निकलने वाली करबनाक चीख से गूंज उठा। इस बार इसका दूसरा नथना भी आधे से ज्यादा कट चुका था। अब तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे, टाइगर ने कहा, और इसने बड़े इत्मीनान से खंजर को ब्लेटिक के लिबास से साफ किया और फिर इसे वापस अपनी जेब में डाल लिया। ब्लेटिक अब कराह रहा था और इसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। हाँ, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि पार्टी के बारे में बता दो। टाइगर ने कहा। नहीं, कभी नहीं, किसी सूरत भी नहीं बताऊंगा, ब्लेटिक ने कसमसाते हुए अंदाज में कहा। लेकिन इसी लम्हे टाइगर ने मुड़ी हुई उंगली की जरब इसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मार दी तो ब्लेटिक का चेहरा तकलीफ की इंतहाई शिद्दत से मस्क हो गया। इसके मुंह से एक इंतहाई करबनाक चीख निकली। रोजी अब उठकर टाइगर के करीब आकर खड़ी हो गई थी। वो बड़े हैरत भरे अंदाज में टाइगर को देख रही थी। बोलो, जवाब दो, बताओ, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। कभी नहीं। नहीं, ब्लेटिक ने दाएं बाएं सर पटकते हुए कहा तो टाइगर ने दूसरी जरब लगा दी और ब्लेटिक का पूरा जिस्म कांपने लगा। इसका चेहरा और जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। बोलो, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। सुपर सुपर क्लब के जॉनसन ने सुपर क्लब के जॉनसन ने ब्लेटिक के मुंह से इस तरह मुसलसल अल्फाज निकलने लगे जैसे टेप चल पड़ती है, और टाइगर ने बेख्तियार जेब से मशीन पिस्टल निकाला, दूसरे लम्हे से ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही गोलियां बंदे हुए ब्लेटिक के सीने में उतरती चली गईं और इसने मशीन पिस्टल जेब में डाला और उठ खड़ा हुआ। हैरत अंगेज, तुम तो इंतहाई हैरत अंगेज आदमी हो। ये तुमने कैसे किया था? रूजी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आओ अब यहाँ से चलें, अब हमने सुपर क्लब जाना है, जॉनसन के पास। टाइगर ने कहा तो रोजी ने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।